हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो अभी तक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आई नहीं थी। अब फाइनली ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ गई है। इसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए हैं, ठीक है। कोई चेंजेस थोड़ी नहीं हैं। कौन से जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं AA CCC की काउंसलिंग में, वो सारी चीज़ों के विषय में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कैसे करके आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं तो आज का वीडियो। तो ये जो है AA CCC PG काउंसलिंग का ऑफिशियली नोटिफिकेशन आया हुआ है, ठीक है, जो कल आई, यानी कि आज मैं एक दिन बाद में वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। इसमें सारी डिटेलिंग दी गई है। क्या क्या चीज़ें हैं वो अपन थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या क्या चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप काउंसलिंग करा रहे हो उस दौरान। तो यहाँ पर से आता है आपका रूल एंड रेगुलेशन, ठीक है, AA CCC PG काउंसलिंग का। तो फर्स्ट राउंड के लिए क्या बताया गया है, डिस्प्ले फॉर प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स, ठीक है। सबसे पहले तो आपका क्या होगा, राउंड फर्स्ट का प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स आएगा। जो अभी तक नहीं आया है, मेनली उसको आ जाना चाहिए था 8 और 9 तारीख को, लेकिन अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो यही चांसेस है कि आज यानी कि 10 तारीख को आपको प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स रजिस्ट्रेशन के साथ में देखने को मिले। इसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फीस, ठीक है। तो वही है कि आपको रजिस्ट्रेशन करनी है और सिक्योरिटी डिपॉजिट भी पे करनी है, ठीक है। तो जो आपका रजिस्ट्रेशन फीस है वो भी अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कितना है, और सिक्योरिटी डिपॉजिट भी कितना है। उसके बाद में इस पेज के ऊपर वापस अपन आ जाएंगे, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन जो फीस है वो अपन देखें तो वो कैटेगरी वाइज अलग अलग है, ठीक है। बाकी आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो लगभग सेम है, ठीक है। तो अगर अपन देखें सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस के विषय में, तो रजिस्ट्रेशन जो फीस है वो है आपका जस्ट यहाँ पे आपका नीचे की पेज में है, ठीक है। एक मिनट, ये रहा ये आपका क्या है, सिक्योरिटी अमाउंट है। ये रहा रजिस्ट्रेशन फ़ीस, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितना है तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है, ठीक है। अगर आप सिर्फ ऑल इंडिया कोटा के गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज और सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स के लिए अगर पार्टिसिपेट करते हो, तो जो जर्नल है, EWS और OBC है, उनके लिए जो फीस है वो कितनी रखी गई है, 2,000 रुपये रखी गई है। और अगर आप ST SC PWD कैंडिडेट हो तो उसकी जो फीस है वो आपका 1,000 रखी गई है। लेकिन आप इनके साथ साथ डीम्ड यूनिवर्सिटी भी ज्वाइन करते हो या डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए भी फॉर्म भरते हो, तो ऑल कैटेगरी के लिए जो फीस है वो 5,000 रुपये रखी गई है, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन फीस है जो रिफंडेबल नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट के विषय में, ठीक है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है, तो जो AA CCC है वो एक निश्चित अमाउंट अपने अकाउंट में आपसे लेगी, ठीक है। वो इस वजह से लेती है ताकि आप कोई भी रूल को ब्रेक ना करो। अगर आप कोई भी रूल रेगुलेशन जो राउंड वाइज लगती है उसमें से किसी को भी ब्रेक करते हो, तो आपकी ये सिक्योरिटी डिपॉजिट परमानेंटली AA CCC के पास रहेगा, ठीक है। वो आपको वापस नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप कोई भी रूल रेगुलेशन को ब्रेक नहीं करते हो, तो उस कंडीशन में ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो जब काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है उसके 2 से 3 माह बाद आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाती है। तो ये जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो आपका गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स के लिए 20,000 है, और डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अगर भी आप करते हो, ठीक है, तो ऑल कैटेगरी के लिए, ठीक है, 50,000 रुपये है, ठीक है। तो इसमें आपका कैटेगरी वाइज ऐसा नहीं है। अगर तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो सिर्फ आप गवर्नमेंट बस का कर रहे हो तो आपको, अगर आप जनरल EWS OBC कैटेगरी के हो, तो आपको जो फीस लगने वाली है वो 22,000 रुपये लगने वाली है, ठीक है। जिसमें से आपका 20,000 रुपये रिफंडेबल है और 2,000 रुपये नॉट रिफंडेबल है। लेकिन आप डीम्ड की भी कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपको 55,000 रुपये फीस लगने वाली है, जिसमें से 5,000 रुपये नॉन रिफंडेबल है और 50,000 रुपये रिफंडेबल है। रिफंडेबल कब है, जब आप रूल रेगुलेशन को सही तरीके से फॉलो करते हो। तो ये तो रहा मेन चीज़ जो फीस स्ट्रक्चर है। अब अपन बात कर लेते हैं राउंड वाइज जो रूल रेगुलेशन है।
तो फर्स्ट राउंड में किस प्रकार से होगा, तो फर्स्ट राउंड में आपने रजिस्ट्रेशन किया, ठीक है, यहाँ पे सबमिशन किया रजिस्ट्रेशन के बाद में, यहाँ पे आपका रिजल्ट वगैरह आ गया, अब सीट अलॉट हो गया है। फर्स्ट राउंड से आपको सीट अलॉट हो गए हैं, तो फर्स्ट राउंड से सीट अलॉट हो गया है, तो पहला आपके पास ऑप्शन क्या है, एक तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है, सेकेंड राउंड में भी, थर्ड राउंड में भी। तो यहाँ पे आपका बताया गया है, क्या बोला गया है कि डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल एंड वर्चुअल सीट मैट्रिक्स सेकेंड, अच्छा, इसके बाद में बताया गया है चॉइस सबमिटेड इन राउंड फर्स्ट विल बी ट्रीटेड, सॉरी यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, एक तो आपको क्या है सीट अलॉट होगा और एक आपका सीट अलॉट नहीं होगा। अगर सीट अलॉट होते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आप क्या कर सकते हो, फ्री एग्जिट ले सकते हो। फ्री एग्जिट कैसे होगा, तो वहाँ रिपोर्टिंग नहीं करोगे, ठीक है, अगर सीट अलॉट हो रहा है तो फर्स्ट राउंड में आप जो है वहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली फ्री एग्जिट माना जाएगा, आपका कोई भी सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा चीज़, अगर आपको जो फर्स्ट राउंड में सीट मिला है वो आपको लग रहा है कि आपको अच्छा लग रहा है, तो आप उस इंस्टीट्यूट में जा करके वहाँ पे एडमिशन लेकर के पूरे कंप्लीट प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि आपको जाना है, ठीक है, और वहाँ पे अपना जो क्या बोलना चाहिए बाकी जो चीज़ें हैं, ठीक है, ज्वाइन कर सकते हो अलॉटेड इंस्टीट्यूट को, ठीक है। इसे बोला गया इफ़ डज नॉट वांट टू कंटिन्यू द कोर्स अवेलेबल फ्री एग्जिट टिल अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 2 फाइनल रिजल्ट। तो यहाँ पे भी आपका फ्री एग्जिट का ऑप्शन है। कब तक आपका फ्री एग्जिट का ऑप्शन है, जैसे कि आपने गए, ठीक है, कोई दूसरा इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हो गया, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लिए, अब ज्वाइन कर लिए, लेकिन आपको अब सेकंड राउंड के बारे में पता चल रहा है कि सेकंड राउंड में चांसेस आपके बढ़ गए हैं करके, या थर्ड राउंड में ज़्यादा चांसेस रहेंगे करके, तो आप उस इंस्टीट्यूट को छोड़ना चाह रहे हो और आप ये भी चाहते हो कि आपकी सिक्योरिटी अमाउंट कहीं ना जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको फ्री एग्जिट का जो ऑप्शन है वो रहेगा, लेकिन कब तक रहेगा, वो आपका राउंड 2 के रिजल्ट आने से पहले आपको उस सीट को छोड़ना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, तब जा करके आप जो है नेक्स्ट काउंसलिंग, या फिर कई लोगों को पता चल जाता है ना, जैसे एग्जांपल के लिए फर्स्ट राउंड में उसको सीट मिल गया, अब उससे वो जो है वो सीट को ज्वाइन कर लिया, अब स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट हो गई, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू उसको अच्छी सीट मिल गई, अब सेकंड राउंड की फर्स्ट जो EEEC है उसकी सीट को छोड़ना चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा, फ्री एग्जिट के यहाँ पे उसके पास ऑप्शन रहेगा, ठीक है, लेकिन कब तक, तो राउंड 2 के फाइनल रिजल्ट के पहले, ठीक है, वो छोड़ सकता है वो सीट को, कोई दिक्कत नहीं है, वो स्टेट वाली सीट के ऊपर कंटिन्यू कर सकता है। तो ये है, ठीक है। या फिर आप ये कर सकते हो, क्या कर सकते हो, वहाँ पे आपको वो सीट नहीं छोड़नी है, लेकिन आपको कोई अपग्रेडेड सीट मिल जाए, उसके ऊपर जाना है, जैसे कि कोई नॉन क्लिनिकल मिल गई है, अब उनको क्लिनिकल हो जाए, ऐसा करके उनका थॉट प्रोसेस है, तो उसके लिए आपको क्या है, विलनेस फॉर अपग्रेडेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है, ये सीट अलॉटमेंट के प्रोसेस के बाद का बता रहा हूँ। तो विलनेस फॉर अपग्रेडेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। जब विलनेस फॉर्म अपग्रेडेशन फॉर्म भरोगे तो राउंड 2 में अगेन नेक्स्ट चॉइस फिलिंग होगी, और राउंड 2 में अगर कोई नई सीट मिलती है तो पुरानी सीट ऑटोमेटिकली आपकी चली जाएगी, नई सीट के ऊपर आपका अधिकार रहेगा। तो ये हो गया अभी फर्स्ट राउंड के लिए। दूसरा है यहाँ पे राउंड, जिनको, अब ये तो हो गया जिनको सीट मिल गई, अब जिनको सीट नहीं मिली है, ठीक है, सीट ही नहीं मिली है, उन लोग क्या कर सकते हैं, राउंड 2, राउंड 3 और स्टे वैकेंट राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। उनको वही एक राउंड 2 की प्रोविजनल जो सीट मैट्रिक्स है वो डिस्प्ले होगी, उसके बाद में उनको क्या करना है, वही है चॉइस फिलिंग वगैरह करना है, ठीक है। जो राउंड फर्स्ट में चॉइस फिलिंग किए थे वो नहीं करना है, नया चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है। और उसके बाद में राउंड 2 के लिए जब नया चॉइस फिलिंग करोगे तो उसके बाद में अगर कोई सीट अलॉट होती है तो नेक्स्ट जो आपका प्रोसेस है वो आपका रहेगा, ठीक है। तो ऐसा है, तो आगे का आपका नेक्स्ट जो है सीधा, जिन लोग जैसे कि फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग किए थे, सीट अलॉट नहीं हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड राउंड करना चाह रहा हो तो सेकंड राउंड में उनको कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, सीधा चॉइस फिलिंग करेंगे। अब क्या है, कई स्टूडेंट्स फर्स्ट राउंड में ज्वाइन नहीं करते, सीधा सेकंड राउंड में आते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि फर्स्ट राउंड में दिक्कतें हैं, मतलब लोग ऐसे ही ट्राई करते हैं तो उतना चांसेस नहीं रहता, सेकंड राउंड से लोग सीरियस होते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में कई जो है वो सेकंड राउंड में आएंगे, ठीक है। तो सेकंड राउंड में भी आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो ऐसा है कि जिन लोग अपग्रेडेशन के लिए हैं, ठीक है, तो अपग्रेडेशन वाले के लिए बोला गया है, जिनको राउंड फर्स्ट में सीट मिल गया था तो उनके लिए बोला गया राउंड फर्स्ट ज्वाइंट सीट स्टैंड कैंसल नीड टू रिलीव फ्रॉम राउंड फर्स्ट इंस्टीट्यूट एंड ज्वाइन द राउंड 2 सेकेंड इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि अगर जब आपको राउंड 2 में सीट मिल जाती है, अपग्रेड हो जाती है आपकी सीट, ठीक है, जिन लोगों को राउंड फर्स्ट में मिली थी उन्होंने अपग्रेडेशन में डाला था, तो राउंड 2 में उनकी सीट अपग्रेड हो गई है, तो उन लोग क्या कर सकते हैं, उनको लिए ऐसा है कि उनको राउंड फर्स्ट में जो सीट मिली थी उसको रिलीव करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिलीव लेटर जो है वो हो जाता है, ठीक है, जारी।
तो जिन लोग राउंड फर्स्ट में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं उनको न्यू रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ तो पहले ध्यान रखना राउंड 2 के लिए। अब यहाँ पे आपका वही है, 2 कंडीशन निर्मित होगी। पहला, आपको राउंड 2 में सीट अगर मिलती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका बताया गया है सबसे पहले, इफ़ रिपोर्टेड काउंसलिंग फीस फॉरफिट, सॉरी नॉट रिपोर्टेड काउंसलिंग फीस फॉरफिट, यानी कि अगर राउंड 2 में कोई सीट अलॉट हुई है और आप नहीं जा रहे हो तो आपकी काउंसलिंग फीस फॉरफिट हो जाएगी, ठीक है। दूसरा बोला गया है, इफ़ विड्रॉल विथ फॉरफिट 3 days पीरियड टू कमर्शियल ऑफ राउंड 3 can participated in round 3 stay vacant round by paying complete fees again as per the eligibility criteria of that round। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि आप जो है 3 days पहले, अगर जैसे कि एग्जांपल के लिए अब किसी को ऐसा है कि वो सीट को कैंसिल करानी है, ठीक है, रिपोर्ट नहीं करोगे तो कैंसिल तो होगी, ठीक है, ऑटोमेटिकली काउंसलिंग जो है वो ये बोल सकते हैं काउंसलिंग की जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो भी चली जाएगी। लेकिन दूसरा ऐसा है कि किसी ने गए, ठीक है, राउंड 2 में और सीट में रिपोर्टिंग करा दिया। अब रिपोर्टिंग करा दिया लेकिन उसी टाइम स्टेट का जो है राउंड का उसका रिजल्ट आ गया और उसको स्टेट में अच्छी सीट मिल रही है और वो EEEC की सीट छोड़ना चाह रहे हैं, तो EEEC की सीट वो छोड़ सकते हैं, लेकिन उसकी सिक्योरिटी अमाउंट चली जाएगी और उसको राउंड 3 के कमर्शियल के 3 दिन पहले सीट को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और फ्यूचर में वो आने वाले राउंड 3 और स्टे वेकेंट राउंड के लिए तो एलिजिबल रहेगा, लेकिन उसको फिर से पूरी फीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है, उसकी सिक्योरिटी अमाउंट चली जाएगी। इफ़ विड्रॉ विथ फॉरफिट बिटवीन द पीरियड ऑफ 3 days बिफोर द कमर्शियल commencement of round 3 until the date of commencement of round 3 final result will be eligible for state UT counseling but ineligible for EEEC PG counseling। यानी कि फाइनल रिजल्ट राउंड 3 के आने के बाद में अगर वो सीट को छोड़ता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो स्टेट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहेगा, बट फ्यूचर में आने वाला EEEC PG काउंसलिंग के लिए इन एलिजिबल हो जाएगा। राउंड 2 अलॉटेड कैंडिडेट विदड्रॉ देयर सीट विथ फॉरफिट आफ्टर राउंड 3 रिजल्ट विल बी इन एलिजिबल फॉर सेंट्रल एंड स्टेट UT काउंसलिंग। मतलब राउंड 2 में अलॉटेड कैंडिडेट अगर विदड्रॉ करते हैं सीट को, ठीक है, राउंड 3 के रिजल्ट के बाद में, ठीक है, अगर रिजल्ट के पहले कर रहे हैं तो उस कंडीशन में वो सेंट्रल से ही बस बाहर हो रहे हैं, ठीक है, स्टेट के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। लेकिन रिजल्ट के बाद में कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो सेंट्रल और स्टेट दोनों से ही बाहर हो जाएंगे राउंड 3 के रिजल्ट के बाद में। अब यहाँ पे वही है, ये तो सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा जिनको ज्वाइन करना है वो सीधा ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, राउंड 3 में सीट मिले हैं और उन लोग थर्ड राउंड भी जाना चाहते हैं तो वही है कि अपग्रेडेशन डाल सकते हैं जैसे राउंड फर्स्ट में था। अब जिनको सीट नहीं मिली है वो उन लोग क्या कर सकते हैं, तो जिनको सीट नहीं मिली है उनके लिए बोला गया इफ़ नॉट अलॉटेड, तो वही है पार्टिसिपेट कर सकते हो राउंड 3, ठीक है, स्टे वेकेंट राउंड, ठीक है। तो ये सारे आप जो है इनके लिए एलिजिबल रहोगे और बाकी जो रूल्स रेगुलेशन है, ठीक है, वो सारी चीज़ें सेम ही है जैसा अपन ने ऊपर में देखा था, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। इसके बाद में मतलब समरी में मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, इसमें उतना कुछ नहीं है। अगर सीट नहीं मिला है तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। अब मेन आता है राउंड 3 जो सबसे रिस्क राउंड है, ठीक है। ये इस वजह से रिस्क राउंड है क्योंकि अगर राउंड 3 में आप जा रहे हो तो ये मान के चलो अगर कोई सीट मिल रही है और तो आपको लेना पड़ेगा, आप स्टेट काउंसलिंग की से बाहर हो जाओगे। अगर स्टेट में भी कोई सीट मिल रहा है तो उससे ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा वो। तो राउंड 3 बहुत रिस्क राउंड है, इसको आपको सोच समझ के अगर आप जा रहे हो तो सोच समझ के ही जाना है इसमें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप हाँ राउंड 2 तक चलो ठीक है, राउंड फर्स्ट में पैसा नहीं जा रहा है आपका सिक्योरिटी अमाउंट, राउंड 2 में आपका पैसा जा रहा है, ठीक है, सिक्योरिटी अमाउंट, लेकिन राउंड 3 अगर ज्वाइन कर रहे हो और सीट अलॉट हो रही है और आप सीट को छोड़ रहे हो तो आप पूरे स्टेट सेंट्रल दोनों की काउंसलिंग से बाहर हो जा रहे हो, ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर मेहनत करना पड़ेगा। तो राउंड 3 इसी वजह से बोला जाता है सबसे रिस्की राउंड। अब इसमें कैसे करके पहुंच सकते हैं, दूसरा ये है कि अब क्या क्या है इसके रूल्स बता देता हूँ। एक तो आपने राउंड फर्स्ट राउंड सेकंड नहीं किए हैं, ठीक है, तो आप सीधा जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते हो राउंड 3 के लिए ही, ठीक है। दूसरा ऐसा है कि आपने राउंड फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन किया था तो आप सीधे इसमें राउंड 3 के लिए फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हो, या सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन किया था तो भी आप फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हो, आपको रजिस्ट्रेशन बार बार कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अगर आप रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हो, आपकी सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट नहीं हुई है तो। तीसरा ऐसा है
कि जिन लोग राउंड 2 में सीट मिला है, अब उन लोग चाह रहे हैं कि हाँ भाई थोड़ा अच्छी सीट मिल जाती है राउंड 3 में, तो उन लोग अपग्रेडेशन वाला कर सकते हैं, ठीक है, अपग्रेड के लिए जा सकते हैं। अब राउंड 3 का मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब राउंड 3 में क्या होगा, एक तो सीट मिलेगा। अब सीट मिलेगा तो यहाँ पे बोला गया है इफ़ अपग्रेडेड सीट मिल रहा है, मतलब राउंड 1 या राउंड 2 के में उन्होंने अपग्रेडेशन में डाला था, ठीक है, तो वो अपग्रेडेड सीट उनको मिल रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे आपका क्या बताया गया है कि आपका जो वही है कि जो राउंड फर्स्ट या राउंड सेकंड की जो सीट है ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, और राउंड 3 की ही जो सीट है वही वही वैध मानी जाएगी, ठीक है, वैलिड मानी जाएगी, बाकी सीट जो है कैंसिल हो जाएगी। इसके अलावा इसमें कोई भी फ्री एग्जिट नहीं है, साफ साफ इन्होंने लिख दिया है। इफ़ अलॉटेड, कोई भी सीट अलॉट होती है तो कोई फ्री एग्जिट नहीं है। मस्ट ज्वाइन राउंड 3 इंस्टीट्यूट, आपको ज्वाइन करना पड़ेगा राउंड 3 का इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब इसमें आपका क्या है ये भी थोड़ा देख लो, जैसे कि अगर यहाँ पे बोला गया इफ़ सीट अलॉटेड इन राउंड 3 previous allotted admission seat allotted seat after round 3 result through any round of a state UT counseling if any stand cancel, साफ साफ इन्होंने मेंशन कर दिया है कि अगर आपको राउंड 3 से कोई भी रिजल्ट, मतलब कोई भी सीट मिल रही है, कोई भी सीट मिल रही है राउंड 3 से, तो आप ऑटोमेटिकली स्टेट काउंसलिंग और जितने भी यूनिवर्सिटी काउंसलिंग है उनसे आप ऑटोमेटिकली दूर हो जाओगे, यानी कि वो सीट जो है स्टेट के थ्रू जो भी सीट मिली है वो कैंसिल हो जाएगी। अगर आप राउंड 3 से कोई सीट लेते हो तो, यानी कि कोई भी सीट अलॉट होती है डबल ए ट्रिपल सी के राउंड 3 से, तो आपको स्टेट में कितनी ही अच्छी सीट क्यों ना मिले हो या चांसेस क्यों ना हो, वो सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। ये साफ साफ इन्होंने बता दिया है, ठीक है। इसके अलावा बोला है इफ़ नॉट रिपोर्टेड विड्रॉ बिकम इन इनएलिजिबल फॉर आयुष पीजी काउंसलिंग एंड काउंसलिंग फीस फॉरफिट। अगर आप नहीं भी रिपोर्टेड करते हो, ठीक है, यानी कि जो टाइम पीरियड बताया गया है राउंड 3 में आपको सीट मिली, अब आप सोच रहे हो कि भाई नहीं रिपोर्टिंग नहीं करूंगा तो कैंसिल हो जाएगी, पैसा जाएगा जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पे साफ साफ उन्होंने बोल दिया है अगर आप नहीं भी रिपोर्टिंग करोगे जा करके, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी आप 2025 की काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, ठीक है, फीस भी चली जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे इन्होंने साफ मेंशन कर दिया है। इफ़ विड्रॉ द राउंड 1 राउंड 2 सीट फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 3 फाइनल रिजल्ट बिकम इनएलिजिबल फॉर एनी आयुष पीजी काउंसलिंग, यानी कि वही है कि आप राउंड 3 राउंड 2 या राउंड 1 की जो सीट है वो आप राउंड 3 के फाइनल रिजल्ट के बाद में छोड़ रहे हो, ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली सेंट्रल स्टेट दोनों काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे और सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाएगी, ठीक है। मतलब राउंड 3 सबसे रिस्क राउंड है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, सीट मिला है तो लेना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं भाई मैं तो रिपोर्टिंग नहीं करूँगा, मेरा तो कोई दिक्कत नहीं होगा ऐसा करके, तो भी आप स्टेट सेंट्रल से बाहर हो जाओगे, ठीक है। अगर आप रिपोर्टिंग करते हो, मतलब रिपोर्टिंग करना ही है, ये जो है फाइनली है, ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट वही है कि अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो स्टे वैकेंट राउंड के लिए आप एलिजिबल रहोगे, बाकी चीज़ों के लिए एलिजिबल रहोगे। तो ये 3 राउंड मेन है, ठीक है। स्टे वैकेंट राउंड कई बार होती है अगर सीट वैकेंट रह जाती है तो, और कई बार नहीं होती है। तो ये मैंने डिटेल से पूरे रूल रेगुलेशन बताए हैं, ठीक है। ये विशेष रूप से ध्यान देते हुए फॉलो करना है आपको, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कौन से हैं कॉलेजेस जो यहाँ पे आपके पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ठीक है, वो यहाँ पे अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जितने भी आपके सेंट्रल इंस्टीट्यूट है जैसे कि BHU, तो BHU में इस टाइम इंस्टीट्यूशनल कोटा अगेन लग गया है, लास्ट ईयर इंस्टीट्यूशनल कोटा नहीं लगा था, ठीक है। इस टाइम इंस्टीट्यूशनल कोटा फिर से लगा है क्योंकि इस टाइम वहाँ के स्टूडेंट्स वहाँ के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो टोटल जो है 25 जो सीट है वो सेंट्रल की रहेगी और 25 जो सीट है वो आपके स्टेट की रहेगी। ये रिजर्वेशन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कि ऑल इंडिया के लिए कितना है और इंस्टीट्यूशनल के लिए कितना है। तो ये था आपका। इसके अलावा नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, तो इसके बाद में और कौन से कॉलेजेस जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे ये भी अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे और कौन से कॉलेजेस है जिनकी सेंट्रल और वो, तो देखो गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस, ठीक है, या गवर्नमेंट कॉलेजेस की ओनली 15% जो सीट है वो इस काउंसलिंग के थ्रू फिल होगी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की पूरी 100% सीट फिल होगी, लेकिन उसमें इंस्टीट्यूशनल जो कोटा है वो भी रहेगा।
फिर इसके बाद में ITR जामनगर की 100% जो सीट है वो इसी के द्वारा ही फिल होगी, ठीक है। इसके अलावा बताया गया एक्सपेक्टेड नॉमिनेटेड सीट, ठीक है। इसके अलावा जो होम्योपैथी है PG की, ठीक है, उसकी भी पूरी जो सीट है, जो बेंगलोर वेस्ट बंगाल NIH, ठीक है, उसकी भी पूरी सीट यहाँ पे इसमें फिल होगी, ठीक है। इसके अलावा NIH जो दिल्ली है उसकी भी पूरी सीट 100% सीट यहाँ पे फिल होगी। इसके अलावा आपका 100% जो सीट है, ठीक है, नेशनल होम्योपैथी की केरला की, वहाँ उसकी भी पूरी सीट यहाँ पे फिल होगी। इसके अलावा सिगोल की जो आपका होम्योपैथी कॉलेज है, ठीक है, उसकी 50% सीट इसके थ्रू फिल होगी। फिर इसके बाद में यूनानी की अगर देखें तो यूनानी में भी जो 100% सीट है, ठीक है, उसकी कर्नाटका की वो भी यहाँ पे फिल होगी। यूनानी में जो नेशनल इंस्टीट्यूट है आपका वो गाज़ियाबाद का, उसकी भी 100% सीट इसी के थ्रू फिल होगी। यूनानी में जो PG सीट है, ठीक है, हैदराबाद का, तेलंगाना का, वो भी इसी के थ्रू फिल होगी। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका जो कश्मीर है, ठीक है, तमिलनाडु है, यहाँ के जो आपके यूनानी सिद्धि उनकी भी 100% सीट इसी के थ्रू फिल होगी। NIA जो जयपुर है उसकी 50% सीट AACC के थ्रू फिल होगी। इसके अलावा अगर अपन देखें अय्या की 50% सीट, ठीक है, वो आपका AACC के थ्रू फिल होगी। अय्या गोवा की भी 50% सीट, ठीक है, AACC के थ्रू फिल होगी। इसके अलावा अलीगढ़ उत्तर प्रदेश यूनानी का जो सीट है वो 50% इसी के थ्रू फिल होगी। डीम्ड की 100% सीट इसी के थ्रू फिल होगी, ठीक है। तो ये तो था आपका ऑफिशियली जो डिटेलिंग है वो। अब बात कर लेते हैं कौन से इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, अभी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में, ठीक है, वो भी अपन देख लेते हैं। पार्टिसिपेटिंग जो इंस्टीट्यूट है उनके लिस्ट यहाँ पे जो दिया गया है, तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन किए हैं, ठीक है। ये है आपका लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। तो कौन से हैं आपके, तो आंध्र प्रदेश का जो आपका कॉलेज है डॉक्टर NRS गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश का श्री वेंकटेश आयुर्वेदा कॉलेज हो गया, ठीक है, जो गवर्नमेंट है, ये भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आसाम का गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज गुवाहाटी का पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिहार का जो गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज है, ठीक है, पटना का, ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का श्री नारायण प्रसाद अवस्थी जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली का यूनानी एंतिबिया कॉलेज जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान दिल्ली का, ये जो है कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा आपका गुजरात का गवर्नमेंट अखंडानंद आयुर्वेदा कॉलेज, ठीक है, अहमदाबाद का जो है वो आपका पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वडोदरा का जो आपका गवर्नमेंट कॉलेज है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज जूनागांव, ठीक है, ये भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हरियाणा में श्री कृष्ण गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज कुरुक्षेत्र, ठीक है, ये आपका पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा में सोनीपत का जो कॉलेज है गवर्नमेंट, ये भी यहाँ पे आपका पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में जो एक गवर्नमेंट कॉलेज है राजीव गांधी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदा कॉलेज, ये यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा कर्नाटका के 3 ही कॉलेजेस यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कौन सा, एक बेंगलोर का हो गया, एक मैसूर का हो गया, एक बरेली का हो गया, ठीक है, तो ये आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा केरला में भी 3 कॉलेजेस जो गवर्नमेंट है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हो। त्रिवंतपुरम का हो गया, इसके अलावा त्रिवंतपुरा हो गया, ठीक है, और कन्नूर का हो गया। तो ये 3 हैं जो केरला के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के 4 जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कौन सा, ग्वालियर का हो गया, ठीक है, इसके अलावा रेवा का हो गया, उज्जैन का हो गया, आपका भोपाल का हो गया, ठीक है। महाराष्ट्र में भी अगर देखें तो 4 जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कौन सा, तो नागपुर GAC, नांदेड़ का GAC, और उस्मानाबाद हो गया, और आपका जो आर्यपुदर हो गया, ठीक है। उड़ीसा में 3 कॉलेजेस हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, पुरी का हो गया, इसके अलावा आपका वलिंगरी का हो गया, ठीक है। तो ये आपके टोटल 3 हैं। कैट्स हो गया ये आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पंजाब में गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो आपका पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, जो पटियाला में है। राजस्थान में 2 कॉलेज हैं, ठीक है, एक आपका MM कॉलेज हो गया, एक आपका जोधपुर का हो गया, ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तेलंगाना में एक ही कॉलेज है डॉक्टर, जो गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, तो वो आपका पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 3 कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज वाराणसी, ठीक है, इसके अलावा पीलीभीत हो गया, और आपका लखनऊ हो गया,
तो ये तीनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उत्तराखंड में 2 कॉलेजेस हैं, ठीक है, ऋषिकुल हो गया, उत्तराखंड आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी गुरुकुल हो गया, ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में आपका इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन आयुर्वेदा एजुकेशन कोलकाता वेस्ट बंगाल, ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट एडेड में 2 ही हैं केरला के जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी जो गवर्नमेंट एडेड है महाराष्ट्र के वो स्टेट काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो ये हैं आपके केरला के 2। इसके बाद में सेंट्रल इंस्टीट्यूट में बात करें तो अय्या गोवा हो गया, अय्या दिल्ली हो गया, ITR जामनगर हो गया, NIA जयपुर हो गया, ठीक है, और BHU उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डीम्ड में आपका KLE हो गया, अमृता हो गया, महात्मा गांधी हो गया, DY पाटिल के दोनों ब्रांच हो गए, भारतीय विद्यापीठ हो गया, श्री जयेंद्र हो गया, ये सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो थे आपके आयुर्वेदा के। होम्योपैथी के भी बात कर लेते हैं। तो होम्योपैथिक में आपका आंध्र प्रदेश के जो 3 कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिहार में एक है जो RBTS गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज, ठीक है, वो सॉरी होम्योपैथी कॉलेज, वो आपका पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दिल्ली के जो 2 हैं, ठीक है, डॉक्टर BR और नेहरू होम्योपैथी, ठीक है, ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कर्नाटका में जो गवर्नमेंट होम्योपैथी मेडिकल है बेंगलोर का वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। केरला में 2 हैं, ठीक है, वो आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश का आपका एक है, ठीक है, गवर्नमेंट होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, वो आपका पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उड़ीसा में भी आपका एक है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तेलंगाना में भी आपका JSPS गवर्नमेंट होम्योपैथी कॉलेज, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 3 है, ठीक है, नेशनल होम्योपैथी। इसके अलावा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेट गवर्नमेंट और आपका है स्टेट लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। तो ये तीनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में 3 है, ठीक है, DND होम्योपैथी, इसके अलावा महेश भट्टाचार्य और आपका जो कोलकाता का वेस्ट है, ठीक है। तो ये तीनों जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट में अगर बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, ठीक है, वो आपका पार्टिसिपेट कर रहे हैं दिल्ली का। इसके अलावा केरला का जो नेशनल इंस्टीट्यूट नेशनल होम्योपैथी है, और मेघालय का जो नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड होम्योपैथी है, वो आपका पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और वेस्ट बंगाल का जो है NIH है, वो आपका पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डीम्ड में आपका भारतीय विद्यापीठ DY पाटिल, इसके अलावा राजस्थान विद्यापीठ और आपका विनायक जो मिशन होम्योपैथी है, ठीक है, तमिलनाडु का, ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा बात करें यूनानी में, तो यूनानी में आपके बिहार का एक कॉलेज है, ठीक है, देख सकते हो आप नाम। पटना में दिल्ली का हो गया एक, ठीक है, कर्नाटका का एक, मध्य प्रदेश का एक, तमिलनाडु का एक है, और तेलंगाना के एक, और उत्तर प्रदेश के 2 कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें सेंट्रल इंस्टीट्यूट में, तो आपका जो है जम्मू एंड कश्मीर का पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कर्नाटक का पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तेलंगाना का पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। डीम्ड यूनिवर्सिटी में दिल्ली जो है वो का जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सिद्धा में 2 ही हैं, ठीक है, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तमिलनाडु के, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट में एक ही है, ठीक है। तो ये था ऑफिशियली जो इंस्टीट्यूट लिस्ट जो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ गया है। आप डाउनलोड करना चाहो तो आप इसको जब बैक करोगे, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे डाटा जो है वो यहाँ पे मैंने ऑन नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब डाटा यहाँ पे आप जब ऑफिशियल साइट के ऊपर आओगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ठीक है। तो इससे यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको ये क्लिक करोगे ना व्यू पेज के ऊपर, तो ये ऑटोमेटिकली आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।